गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था रूरल डेवलपमेंट। आज का कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार करते हैं छोटा सा रिवीजन, एक रिकैप देखते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक इसमें पढ़ लिया है। अगर आपको वाकई में भारत की क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, वाकई में आप चाहते हो कि भारत क्या करे, तरक्की करे, तो भारत की तरक्की किस में लाई करती है? रूरल एरिया में। तो आपको किसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? रूरल एरिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज भारत की बैकबोन ही वो है। और अगर वहां पे कमियां रहेगी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते भारत की तरक्की, है ना। तो आपको रूरल एरिया को तो डेवलप करना ही पड़ेगा। वो कह रहे कि अराउंड जो 22% होती है हमारी टोटल पॉपुलेशन का, वो किस में अपना जीवन यापन करते हैं, और उनमें से भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो कहाँ पे बसता है? रूरल एरिया में। तो और भी जरूरी हो जाता है हमारे लिए क्या करना? रूरल डेवलपमेंट करना। अब सवाल यह है कि जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो रूरल एरिया की, उसका मीनिंग क्या है? रूरल डेवलपमेंट जब आप बोलते हो तो आपका मतलब क्या है इससे? तो बच्चे यहाँ पे हमारे दो चीजें हम कवर करते हैं, दो मतलब है हमारे। एक तो क्या हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रूरल लोगों की, और दूसरा उनका इकोनॉमिक वेलबींग हो। रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम किसको इंप्रूव करने की बात करते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात करते हैं, और रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं, इकोनॉमिक वेलबींग की बात करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट जो टर्म है, ये जस्ट ये नहीं है कि रूरल एरिया में है तो जस्ट एग्रीकल्चर ही, हमें उसमें ही तो कुछ क्या करने हैं, कुछ तो इंप्रूवमेंट्स करने हैं, उसी में तो इनोवेशंस करने हैं। बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जिनसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? इंप्रूव होती है। ठीक है ना। और इसका मकसद वंस अगेन वही इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को इंप्रूव करना है। जो लोग कहाँ पे रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं। प्रोसेस क्या है रूरल डेवलपमेंट की? मतलब किन किन एरिया में डेवलपमेंट करना पड़ेगा? अभी बोला ना कि मात्र एग्रीकल्चर में ही नहीं, बाकी चीजों को भी क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन चीज है? पहला, आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, पॉवर्टी एलिविएट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या करने पड़ेंगे? बात करते हैं रूरल क्रेडिट की, क्योंकि फसल को बोने से लेकर के और पैसा मिलने तक का जो काफी बीच में जो टाइम गैप रहता है, उसमें फार्मर को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? उस टाइम पे क्या करने के लिए? अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, और बाकी डे टू डे जो वो है आपकी जो खेती है, जो फार्म है, उसके खर्चों को पूरा करने के लिए। तो क्रेडिट काफी क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। इस चीज को जो फिल करता है उसी को बोलते हैं रूरल क्रेडिट। और इसके दो सोर्सेज होते हैं बच्चों हमारे पास, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल कौन से? जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है। और मॉडर्न कौन से? जो इंस्टीट्यूशनल है ना। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में बच्चों हमने कितने देखे थे? 4 देखे थे। मनी लेंडर्स, रिलेटिव, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, और चौथा रिच लैंडलॉर्ड। मनी लेंडर जिनका काम ही क्या होता है? साहूकार लोग, जिनका काम होता है पैसा देना उधार पे। ठीक है ना। और उसके बदले में महंगा इंटरेस्ट रेट क्या करते थे? चार्ज करते थे। ठीक है, ये चीज हो गई। कई बार ये क्या भी कर देते? अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी कर देते थे। किसके अकाउंट्स को? जो बोरोवर है। ठीक है ना, उसकी कोई किस्त जमा नहीं करी, ठीक है ना, ज्यादा पैसे देके गया, कम जमा कर दिए, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है रिलेटिव भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है, किसका? फंडिंग का। ठीक है ना, किसके लिए? फार्मर्स वगैरह के लिए। ठीक है ना। जब सबसे पहले इंसान रिश्तेदार की तरफ ही देखता है, ठीक है ना, क्योंकि रिश्तेदार कहीं ना कहीं हेल्प कर भी देते हैं, और जमाना जैसे चेंज हो रहा है बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अदरवाइज कर ही देते हैं हेल्प। ठीक है, तो ये एक इनफॉर्मल क्या है? सोर्स है, किसका? क्रेडिट का, जहाँ पे जो पैसा चुका दिया जाता है कब? जैसे ही हार्वेस्टिंग कर लेंगे हम और पैसा आ जाएगा, उसके बाद पैसा चुका दिया जाता है। ठीक है ना, या चुका दिया जाता था, अभी पता नहीं चलता कि नहीं चलता है। नेक्स्ट है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये क्या करते हैं? ये भी लोन देते हैं, किसको? फार्मर्स वगैरह को, स्मॉल पीजेंट्स वगैरह को। लेकिन ये कुछ शर्त लगाते हैं, एक तो लोन देते हैं, एक तो हाई रेट पे देते हैं। दूसरा इनकी शर्त ये होती है कि जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तो वो हमें बेचना, वो भी सस्ते रेट पे। नेक्स्ट है रिच लैंडलॉर्ड। ये क्या करते हैं? कोलेटरल रखवा करके हाई रेट पे क्या देते हैं? बोलो ना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, और अगर नहीं चुका पाते आप तो ये उनकी कोलेटरल को अपनी बना लेते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे सामने वाला जो बोरोवर होता है वो उस प्रॉपर्टी पे अपना हक खो देता है, चाहे वो कैसे भी उन्होंने फेयर तरीका यूज किया हो, चाहे अनफेयर तरीका यूज किया हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे। इस तरह की प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए इन लोगों के, खासकर रिच लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, इनके चंगुल से बचने के लिए
1969 में क्या हुआ, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ और उस टाइम पे क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पिक्चर में आए। उसमें बच्चों कितने सोर्सेज है, 6 सोर्सेज है। पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट, दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक, तीसरा कमर्शियल बैंक क्रेडिट, ठीक है ना, और चौथा आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक, फिर गवर्नमेंट और फिर एनएबीए-आरडी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ क्या बोला, अच्छा एसएचजी भी रह गया है, 7 है ना, 7 है, एक और रह गया। एसएचजी बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कोऑपरेटिव क्रेडिट में होते हैं सारे लोग इकट्ठे होते हैं और पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो नीडी मेंबर्स होते हैं उन्हें सस्ते रेट में लोन दे देते हैं। बाकी पूरी कहानी मैंने बताई थी आपको, मेन लेक्चर में बताई थी, अभी रिवाइज करा रहा हूँ जस्ट। नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे भी आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसमें स्पेसिफाइड पर्पस है, वो 3 पर्पस है। या तो आपको ओल्ड डेट क्या करना है, रीपे करना है, या परमानेंट क्या करना है, लैंड को इंप्रूव करना है, या आपको क्या करना है, परचेज करने हैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, यानी कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह आपको क्या करने हैं, परचेज करने हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक क्रेडिट। ये बहुत सिंपल है कि बाकी जैसे नॉर्मल बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, वो उनसे लोन लेना। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज, ठीक है ना। ये क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे मतलब ये ऐसे बैंक का नेटवर्क है जो जहाँ पे ऐसे एरियाज में ऑपरेट करते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल भी बैंकिंग फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं है, जहाँ पे कोई भी ना के बराबर बैंकिंग चैनल्स है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट प्रोवाइड कराना या बाकी दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, खासकर किसको, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, आर्टिसंस को और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। वो भी खासकर कहाँ पे, ध्यान रहे बच्चों, रूरल एरियाज में। किसमें, अर्बन में नहीं, रूरल एरिया में। नाम ही क्या है, रीजनल रूरल बैंक। ये उनके लिए है जहाँ पे कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, है ना। कभी जरूरत के टाइम पे तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत कम ब्याज रेट पे 6% तक का भी लोन्स देती है। क्या देती है, अक्सर ये इमरजेंसी के टाइम पे दी जाते हैं, जब कोई भी डिजास्टर हो, नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो, फेमाइन हो गया हो, ड्रॉट पड़ गया हो, ठीक है ना, अर्थक्वेक, सुनामी, ठीक है ना, फ्लड वगैरह के केस में, ऐसे केस में। नेक्स्ट है बच्चों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम तो सुना ही होगा, नाबार्ड। कब स्थापना हुई इसकी, 12 जुलाई 1982 को। ये एपेक्स बैंक है किनका, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो रूरल एरिया में क्या करते हैं, काम करते हैं रूरल क्रेडिट के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कि वो क्या कर सके, हेल्थ को प्रमोट कर सके और स्ट्रेंथ को प्रमोट कर सके, किसकी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि कोऑपरेटिव्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गए। और ये इनको लोन तो देता ही है, लोगों को नहीं, इनको इंस्टीट्यूशन को लोन देता ही है, साथ में क्या भी करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, किसको, नॉन फार्म सेक्टर को, ठीक है ना। और ताकि क्या हो सके, सबका साथ और सबका विकास हो सके। नाबार्ड क्या भी करता है, एक अलग से एक रिसर्च फंड मेंटेन करके चलता है। अगर किसी को एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या करनी है, रिसर्च करनी है, तो इसके लिए भी फंड्स अलॉट कराता है। एसएचजीज ये एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तौर पे उभरा है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सहभागिता रहती है, जो पार्टिसिपेशन रहता है, ज्यादातर किसका रहता है, महिलाओं का रहता है। और वो छोटी छोटी सेविंग्स अपनी इकट्ठी करती है महिलाएं। बहुत सारा कोऑपरेटिव से अलग होती है, बिकॉज वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, वहां पे रजिस्टर कराना होता है, यहाँ पे कोई रजिस्टर ऐसे सच नहीं कराना है, ठीक है ना, किसी एक्ट के तहत। और जो महिलाएं है वो छोटी छोटी अपनी सेविंग इकट्ठा करके क्या करती है, आपस में जो नीडी मेंबर्स होती है उनको क्या करती है, हेल्प करती है। कम रेट पे मिल जाता है लोन, और इंस्टॉलमेंट में रीपे भी कर सकते हैं आप। और बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको क्या कर दिया, एक CISF बोल करके एक फंड और अलॉट कराया 2.5 लाख रुपए का, ठीक है ना। 10 से 15 हजार रुपए पर एसएचजी इकट्ठा कर लेते हैं, 2.5 लाख रुपए ने क्या बोल करके, CISF फंड बोल करके मिल जाता है। CISF बोले तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। मई 2019 तक लगभग बच्चों 6 करोड़ महिलाएं कितने लाख एसएचजीज का पार्ट थी, 54 लाख एसएचजीज का पार्ट थी। तो ये काफी अच्छे तौर पे उभरा, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने वो 2.5 लाख का सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया। एसएचजी जो इसका एक अच्छी बात और ये भी है कि ये किसको प्रमोट करती है, सेविंग की हैबिट को प्रमोट करती है। छोटे छोटे जो हमारे सोसाइटी का जो छोटा सेक्शन होता है ना, जो वंचित सेक्शन होता है, उनके मन में या उनकी हैबिट में क्या लेके आती है कि भाई सेविंग का अपने को करनी चाहिए। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, जो एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लेबर या आर्टिसंस वगैरह, उनके अंदर, ठीक है ना। और बाकी तो सारी चीजें हो गई। और यहाँ पे 2 बुलेट और रह गए बस लास्ट वाले। यहाँ पे ज्यादा इसके साथ लगे हाथ क्या भी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट भी किया,
सरकार ने भी इन्हें क्या किया, काफी सपोर्ट किया, लेकिन इनके ऊपर एलिगेशन ये लगाए गए कि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं जो लोन लेते हैं वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से इन द सेंस कि जिसको भी चाहिए होता है तो वो इन एसएचजी से जो लोन लेते थे वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं लेते थे, वो किसके लिए लेते थे, कंजप्शन पर्पस के लिए, किसके लिए, है ना। और ये काफी पेनफुल हो सकता है उन फैमिलीज के लिए इन फ्यूचर, ठीक है। हाँ जी, जब मैं बाहर था हाँ लोगों को जो फार्मिंग सेक्टर में बोल रहे हैं लोगों को भी देता था नहीं, वो उनको सपोर्ट करता था इंस्टीट्यूशन को, फिर वो इंस्टीट्यूशंस काम करते थे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आज का, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। अब जो रूरल बैंकिंग थी, जो हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लेकर के आए रूरल एरियाज में, इसको हम क्या करते हैं, इसको हिंदी का शब्द क्या बोलूं, इसकी विवेचना करते हैं। बहुत शायद अजीब गरीब सा वर्ड हो सकता है तुम्हारे लिए, आलोचना नहीं, इसकी विवेचना, मतलब तारीफ भी नहीं बोल सकते, मतलब इसका इवैल्यूएशन, अल्टीमेटली मेरे को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, इसको चेक करेंगे। हाँ, मतलब दोनों ही चीजें चेक करेंगे, क्या सही था और क्या गलत था, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और वर्मा जी से हम खास बातचीत करेंगे इस बारे में, क्योंकि वर्मा जी ने कल बोला था कि हमें पता है इसके बारे में, है ना। अजी कैसी बात कर रहे हो, हम एक एक बात याद रखते हैं, ठीक है ना, मौके आने पे बोलते हैं, ऐसे नहीं पहले। द रैपिड एक्सपेंशन, नहीं वो मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया, कभी कोई ऐसा गलत असम्पशन ना जाए कि मेरे से ही क्यों पूछा जा रहा है, दैट्स व्हाई। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बड़ी अच्छी सी बात लिखी है, कह रहे कि जो बहुत तेजी से 1969 और उसके बाद में जो एक्सपेंशन, यहाँ पे नहीं लिखा 1969, लेकिन हुआ तो तभी है ना नेशनलाइजेशन, तभी से तो एंट्री ली इन्होंने किधर, रूरल एरियाज में। कह रहे कि जो रैपिड बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल का जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ, हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट, नो डाउट उसका क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। ऑन किस पे, किसके ऊपर, ऑन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, किसके ऊपर, रूरल फार्म सेक्टर पे, यानी कि सीधा सीधा किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और अलाइड एक्टिविटीज में यानी कि नॉन फार्म सेक्टर में। और उसमें किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, आउटपुट के ऊपर। और सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चे क्या पढ़ के आते हैं, कीन्स की थ्योरी पढ़ के आते हैं, और जब आउटपुट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो सारे बच्चों को पता है इनकम के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, और साथ में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। भाई तुम्हें जरूरत है पैसे की, और बैंकिंग चैनल्स ने आपको क्या अवेलेबल करा है, पैसा अवेलेबल करा है, तो नो डाउट आपकी क्या भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा। जब आउटपुट बढ़ेगा तो पैसा भी कमाओगे, और बाकी लोगों को भी क्या करोगे, हायर करोगे आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो वो चीज है। तो आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे कैसा फर्क पड़ा, नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव फर्क पड़ा। कैसा फर्क पड़ा, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, और किसके बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, क्रेडिट, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुई बताना, पहला फेज कौन था, 65 टू 75, और सेकंड फेज था 75 टू 85, और नेशनलाइजेशन कब हुआ, 69, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन पहले हो चुकी थी, नेशनलाइजेशन 4 साल बाद चालू हुआ। तो यानी कि शुरुआत तो कर दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने, और उसके बाद और चीजों को क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ, जहां पे बैंकिंग चैनल्स ने रूरल एरियाज में एंट्री चालू कर दी थी, अपना एक्सपेंशन चालू कर दिया था। तो बोल रहे कि आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन क्रेडिट फैसिलिटीज हेल्प फार्मर, सही तो बोल रहा है, 1965 में वो हुआ, 69 में नेशनलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद की सारी चीजें फर्स्ट फेज में भी अगर हम देखें तो कह रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो क्रेडिट फैसिलिटीज थी, उन्होंने क्या की, फार्मर्स की हेल्प की टू अवेल अ वैरायटी ऑफ, कि वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्या ले सके। आपको पता है बच्चों कि बेसिकली जो फार्मर्स को जो लोन मिलते हैं वो ऑलमोस्ट नील रेट पे मिलते हैं, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पे बच्चों 2 तरह के लोन दिए जाते हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप दिए जाते हैं, क्रॉप के लिए लोन दिए जाते हैं, और एक दिए जाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, ठीक है ना। और इन्हें जस्ट कुछ नहीं कराना होता है, इन्हें क्या कराना होता है कि सर्कुलेट कराना होता है पैसा, मतलब फार्मर्स को ऑलमोस्ट ब्याज है ही नहीं है,
बस आपको क्या करना है कि जैसे आपकी फसल पूरी हो जाएगी तो आपको पैसा उस बैंक अकाउंट में क्या करना है, घुमाना है। जो लोन लिया ना, जो लोन का अकाउंट है, केसीसी का जो खाता है, उसमें वो पैसा डालना है वापस से, फिर ले लो, है ना। मतलब वो ये है ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुमने वो पैसा कंजप्शन के लिए यूज कर लिया हो। बैंक ये आपसे मेक श्योर कराना चाहता है कि तुम ले जाओ लोन किसानों को, और अपनी फसल वगैरह तैयार करा करके पैसा कमा लोगे तो बस एक बार वापस से खाते में पैसा डाल दो, फिर ले जाओ, ताकि बस ये रहे कि हाँ भाई वो पैसा तुम सही यूटिलाइज कर रहे हो। हालांकि इसमें भी बहुत फर्जीवाड़े होते हैं, है ना। कई सारे तो कुछ बैंक की ऑडिट मैंने भी की है, तो बैंक के ऑडिट के दौरान बहुत सारे फर्जीवाड़े हमने भी पकड़े थे। इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मैं आपको बताऊं कि अब जो किसान है वो लोन ले गए, ठीक है ना, अब वो आके उसमें पैसे नहीं जमा करा रहा है। क्या नहीं जमा करा रहा है? सारे बच्चों को पता है कि अगर कोई भी अधिकतर जो नॉर्मल रूल है, कोई भी अगर खाता 90 डेज से ओवरड्यू हो गया, चाहे तो प्रिंसिपल अमाउंट चाहे तो इंटरेस्ट, तो वो खाता क्या हो जाता है, बंद नहीं हो जाता है। आप वो टर्म बोलो जो मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ, वो टेक्निकल टर्म बहुत पहले बताई थी आपको। खाता क्या हो जाता है, अगर 90 डेज से ओवरड्यू हो जाए अमाउंट, यानी कि ड्यू हो गई थी अमाउंट और 90 दिनों तक तुमने वो पैसा नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट नहीं दी, प्रिंसिपल अमाउंट या बाकी वो इंटरेस्ट नहीं दिया, तो खाता क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है ना। तो ताकि खाता एनपीए ना हो, क्योंकि अगर खाता एनपीए होगा तो जो बैंक के जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके ऊपर ब्लेम आएगा, भाई ये खाता एनपीए क्यों हुआ, जबकि ये तो लोन भी कैसा है, इस पे तो कोई ब्याज भी नहीं है, रोटेट ही तो करना है पैसा कि आओ फिर ले जाओ, आओ फिर ले जाओ। बात समझ में आ रही है? तो अब क्योंकि एनपी अगर होगा तो बैंक के ऊपर जाएगी बात कि भाई एनपी क्यों हो रहे हैं इतने, बैंक की बैलेंस शीट क्या होगी, खराब होगी। तो बैंक वाले यहाँ पे क्या करते हैं, अपने आप से बच्चों, अपने आप से क्या करते हैं, उस खाते में एंट्री मारते हैं क्रेडिट की, और हाथ के हाथ क्या कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं, ताकि वो खाता रेगुलर हो जाए। क्या हो जाए, ये लूप होल है, क्योंकि वो कस्टमर तो आ नहीं रहा, किसान तो आ नहीं रहा जमा करने के लिए, अब बैंक वाले अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक ऑडिट पे था, है ना, और उस ऑडिट पे हुआ क्या बच्चों, जो ये बैंक वाले थे वो ऐसे ही करते थे, ठीक है ना। मुझे कैसे पता चला कि जब मैं ऑडिट कर रहा था तो उन्होंने एक ही दिन में बहुत सारे खातों, मतलब उस बैंक में ज्यादातर जो एंट्रीज थी, ये ज्यादातर जो खाते थे वो केसीसी के खाते थे, मतलब किसानों के खाते थे, हाँ जी, किसानों के खाते थे, किसान क्रेडिट कार्ड। तो अब वो ईयर एंड आ रहा है बच्चों, फाइनेंशियल ईयर अभी एंड होता है ना 31 मार्च में, जब बहुत सारी अनरीजनेबल सी ट्रांजैक्शन एट द ईयर एंड होती है या क्वार्टर के एंड में होती है ना, तो उनको बोलते हैं कट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, ऑडिट में कॉन्सेप्ट होता है कट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो हमें सिखाया जाता है। तो जो अभी कभी तुमने ऐसा देखा होगा, थोड़ा मैं उसका और एग्जांपल बता दूं, अभी देखना जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जो लोग बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ पे बिजनेस होता है और ठीक ठाक बिजनेस होता है, एक रेवेन्यू या बैंकिंग चैनल से ठीक ठाक डीलिंग होती है, कभी कभी बैंक वालों को तुम्हारे पास फोन आता होगा, या तो ईयर एंड पे या तो क्वार्टर के एंड में, साहब एक चेक दे दो, चाहे कल ही निकाल लेना, ठीक है ना, या एक ये कुछ पैसे आज डाल दो, इसमें 5 लाख रुपए इसमें खाते में आज डाल दो और चाहे कल ही निकाल लेना। वे सब एंट्रीज घुमाई जाती है, क्योंकि उनके अपने वो होते हैं, उनको अपनी बैलेंस शीट क्या करनी होती है, क्लीन करनी होती है, अपने टारगेट क्या करने होते हैं, पूरे करने होते हैं, तो वो एंट्रीज घुमाते हैं। तो अब इस केस में हुआ क्या बच्चों, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एग्जांपल आगे आपको और भी चीजें समझने में हेल्प करेगा। मैं आपको लूप होल बता रहा हूँ कि बैंकिंग चैनल्स में कहाँ पे लूप होल है, कैसे लोग उसका फायदा उठाते हैं, और मैंने उसको कैसे पकड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, वो ईयर जब एंड होने आया तो 1-2 दिन के अंदर जितने भी खाते थे, मतलब 800-900 खाते थे केसीसी के, और उनमें से ज्यादातर में मतलब 75% में सेम डे एंट्री डली हुई थी, सेम डे एंट्री डली हुई थी, और अधिकतर खातों में सेम डे ही क्रेडिट और सेम डे ही डेबिट। मैंने फिल्टर लगाया कि पहले तो आइडेंटिफाई करें कि इस बैंक में कितने खाते केसीसी के,
सॉफ्टवेयर में फिल्टर लगाया कि वो मेरे को वो वाले खाते निकाल के दे दे जिनमें इस डेट से इस डेट के बीच में दो तीन दिन का समय रखा मैंने, इस डेट के बीच में इनमें कोई भी डेबिट और क्रेडिट एंट्री हुई हो। और बहुत सारे उसमें 75% खाते निकल करके आए। फिर उनमें भी इनमें भी ये खाते बता जिनमें एक ही दिन में दोनों एंट्री लगी हो, क्रेडिट भी और डेबिट भी। ऑलमोस्ट सारे खाते। तो शक तो हो ही गया था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने उनका जो क्रेडिट मैनेजर था, जो फील्ड ऑफिसर था, मैंने उसको बुला करके क्वेश्चन पूछा। एक चीज होती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या चीज होती है? वो होती है कि ऑडिटर जो होता है ना, उसका एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हें पता है सारी चीजें, फिर भी पागल हो तुम, सारी चीजें उससे पूछो, ठीक है ना? बिकॉज उससे पूछना, क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो जवाब मिलेगा। नहीं पूछेंगे, क्वेश्चनिंग माइंड ही नहीं होगा, मान के बैठ जाओगे नहीं ये ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, तो कैसे चलेगा? उसे बुलाया कि भाई बताओ ये सेम डे में एंट्री कैसे डली हुई है? इतने 75% खातों में सेम डे एंट्री डली हुई है, क्रेडिट भी और डेबिट भी। वो सर एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत दिनों से हम इनको फॉलो अप कर रहे थे, ठीक है ना, वो आ नहीं रहे थे। अब ऑडिट चल रहा है, हमें पता है कि ऑडिट होने वाला था, वो अब चल भी रहा है, ठीक है ना। और हमने ना बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर बना करके एक दो दिन में सारों को बुला लिया, अपने सारे कस्टमर को। एक बात उसने अपना लॉजिक दिया। मैंने कहा तो फिर ऐसा हुआ कि सेम डे ही सारे लोग पैसे निकाल करके ले गए? कह रहे वो उनके पास, वो किसानों के पास टाइम नहीं होता ना, बड़ी मुश्किल से तो वो आते हैं। हाँ, वो आके सेम डे ही पैसे निकाल के लेके चले गए। अच्छा ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको और कैसे काउंटर किया जाए। मैंने उसे दोबारा बुलाया, मैंने बोला अच्छा एक काम करो तुम, वो पहले तो आया नहीं था, इधर उधर वो बातचीत कर रहे थे अपने वो ब्रांच मैनेजर वगैरह से, कह रहे कि वो अब ऑडिट हो रहा है और चीजें पकड़ी जा रही है, कैसे करे, क्योंकि एंट्री तो उन्हें पता था, उन्होंने खुद मार रखी थी सेम डे डेबिट और क्रेडिट। तो मैंने उन्हें बुलाया दोबारा और वो आए और मैंने कहा एक काम करो, अच्छा जो लोग पैसा जमा कराने आए थे यही सारे लोग, नहीं हाँ ये भी कर सकते हैं, उन्हें फोन कर लो। एक ऐसे 505 होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 505, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलते हैं। जो तुम बोल रहे हो ना ये कि उनको फोन कर लो, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कि उनसे कंफर्म कर लो। अब वो तो क्या है कि उन्हें बोल ही देते, ठीक है ना, फोन करके कह रहे कि ऐसे ऐसे कॉल आ गया, बोल देना कि हाँ ठीक हो गया। तो लेकिन नहीं, उसके भी इमीडिएट वो कर सकते हैं, लेकिन उसके भी इमीडिएट मेरे माइंड में एक चीज आई कि क्या नहीं, खाता तो मैंने देख ही लिया उधर, मेरे को पता चल रहा है सेम डे एंट्री हो रही, क्रेडिट की सेम डे हो रही है, एंट्री किसकी, डेबिट की, फिर पैसा निकल जा रहा है, और वो सब मैनुअली है, ठीक है ना, बिल्कुल सीसीटीवी पे भी जा सकते हैं। और मैंने बोला कि जो लोग पैसे जमा कराने आए थे और वापस से वो निकाल के लेके गए, वाउचर तो भरा हुआ उन्होंने, है ना, डिपॉजिट वाउचर भरा होगा उन्होंने, और बाद में फिर उन्होंने चेक दिया होगा, ठीक है ना, मतलब आपको पैसा निकाला होगा या विड्रॉल, कुछ तो विड्रॉल फॉर्म होगा, वो ले आओ, सारे जितने भी ये लोग है ना, इनके सारे अमाउंट के वो ले आओ। वो तो थे कहाँ, बिकॉज एंट्री तो अपने आप डली हुई थी, अब फंस गए, ठीक है ना। तो इस तरह के फर्जीवाड़े होते हैं। अब बाद में बेसिकली मैं तो उधर आर्टिकल था उस फॉर्म में, और मेरे पास उतनी अथॉरिटी नहीं थी कि मैं कोई उनके लिए एक्शन ले सकूं। मेरे लिए तो क्या था कि चीजों को बस आइडेंटिफाई करना था, ठीक है ना। अब बाकी जो एडजस्टमेंट हुआ वो हमारे सीनियर ने और बैंक के मैनेजर ने जो भी किया, मतलब पहले तो डांट भी पड़ी थी बैंक मैनेजर को, बहुत ज्यादा डांट इन द सेंस कि भाई ये चल क्या रहा है, ठीक है ना, ये कर क्या रहे हो तुम, है ना, नॉर्म्स, आरबीआई के नॉर्म्स है, ये है वो है। बाद में सारी चीजें अब वो बताने की मुझे जरूरत नहीं। हाँ जी, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि फर्जीवाड़े कैसे होते हैं, उसका एक एग्जांपल बताया मैंने आपको, और चीजों को कैसे मैंने, मतलब मैं तो वो एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद जिया है, जो एग्जांपल। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन क्रेडिट फैसिलिटीज हेल्प फार्मर टू अवेल अ वैरायटी ऑफ लोन्स।
फार्मर को काफी सारे क्या मिले हैं, वैरायटी ऑफ लोन्स मिले हैं। जैसे मैंने केसीसी का उसमें से एक एग्जांपल बताया, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होते हैं, फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड, क्या करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन नीड को पूरा करने के लिए। इवन देन देयर आर सेवरल प्रॉब्लम, कह रहे वैसे तो सब कुछ सही था लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम तो यही जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना। खैर ये बैंक के पार्ट पे थी, ऑफिशियल्स के पार्ट पे, बाकी और भी चीजें थी। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, कह रहे कि उसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में काफी और भी क्या थी, दिक्कतें थी। वो दिक्कतें क्या थी, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रूरल बैंकिंग आर, फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री is still insufficient in comparison to its demand। वर्मा जी ये क्या है, ये डिमांड तो ज्यादा थी पर रूरल क्रेडिट कब मिलता। कह रहे कि तुमने एक्सपेंशन तो किया, एक्सपेंशन तो किया कहां पे, रूरल एरियाज में, लेकिन स्टिल रूरल एरियाज में जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट थी उतनी तुम पूरी नहीं कर पाए। एक दिक्कत तो ये थी, किसके लिए बोल रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए, या जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। भाई मान लिया किसानों को पैसा चाहिए कितने, 1000 करोड़ रुपए, तुम दे पा रहे हो 600 करोड़ रुपए, बात समझ में आ रही है। तो 400 करोड़ की तो डिमांड अभी भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो वही कह रहे कि जो वॉल्यूम था, जो अमाउंट थी रूरल क्रेडिट की कंट्री में, इज स्टिल इनसफिशिएंट, वो अभी क्या थी, काफी कम थी इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। वंस अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000 करोड़ की डिमांड है, तुम तो कितना ही दे रहे हो, 600 करोड़, तो बाकी जो गैप है किसका, 400 करोड़ का, ये तो गैप ही है ना जो अभी फुलफिल नहीं हो पा रहा। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम देखना, लेसर अटेंशन हैज बीन गिवन टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीडी फार्मर्स, ऑन द अदर हैंड वेल टू डू फार्मर्स आर गेटिंग मोर अटेंशन ड्यू टू बेटर क्रेडिट वर्दीनेस। त्यागी जी ये क्या है, ये जो जितनी जरूरत है फार्मर को उन्हें मतलब मिल नहीं पा रहा। हाँ। जो क्रेडिट वर्दीनेस वो नहीं हो। वेरी गुड। जो वेल टू डू फार्मर है वे आराम से चुका लेंगे लोन, हाँ, तो उनको ज्यादा दे रहे हैं, उनको ज्यादा दे रहे हैं। पहले वाले में और दूसरे वाले पॉइंट में क्या फर्क है, पहले वाले में और दूसरे वाले में अब क्योंकि अभी देख रहा अच्छा वो टैक्स दिखाना है, अब जो मतलब जो अभी डिमांड ज्यादा है वो डिमांड ज्यादा है, अब जो क्रेडिट मिल रहा है वो कम हो गया। हाँ यानी कि अवेलेबिलिटी कम है। तो आप लोग देखेंगे मतलब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होना दे देंगे और सबको तो मिलेगा नहीं, अब जो चीजें नहीं मिलेगा वे बहुत अच्छी कर देंगे। अब देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, और चीजों को क्लियर कर देता हूँ। वो कह रहे पहले पॉइंट में बोल रहे कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। चलो अब जितनी है उतनी तो करो, उसमें भी हला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिसको जरूरत है उसको तो मिल नहीं रहा, और जिसको जरूरत नहीं है उसको मिल रहा है। क्यों, सारा खेल है क्रेडिट वर्दीनेस का, सारा खेल है गुडविल का। क्योंकि जो नीडी फार्मर्स है उनके पास सिबिल नहीं है, उनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, उनके पास आईटीआर नहीं है, उनके पास बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं है, उनकी मार्केट में गुडविल इतनी अच्छी नहीं है। जरूरत तो उन्हें थी लेकिन उनपे डाउट किया गया। क्या किया गया, और जिनको जरूरत नहीं थी उनको भर भर के पैसा दिया गया। एक तो पहले ही कम था, लेकिन जो कम था वो भी उनको नहीं मिला जिनको जरूरत थी। देखो 400 करोड़ की जो जरूरत थी, जिन लोगों को जरूरत थी 400 करोड़ की, वे उनको तो बोल ही जाओ, वो तो किसी गिनती में आते ही नहीं है। अब जो 600 करोड़ जो तुम अवेलेबल करा रहे हो, बात समझ में आ रही है ना, वो उनको तो दे दो जिनको जरूरत है। लेकिन बच्चों मेजोरिटी पैसा आप बिलीव नहीं करोगे किसको दिया गया, जिनको जरूरत नहीं थी। तो बताओ, मुझे ये बताओ, जो रूरल क्रेडिट है और जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है रूरल एरियाज में, उनको लाने का फायदा क्या हुआ। ये तो फिर यहाँ पे एक गलत प्रैक्टिस चालू हो गई थी। आप सोच सकते हो, दिमाग लगाओ। ये लोग इसको तो जरूरत है और इसको मिल नहीं रहा, इसको जरूरत नहीं है, इसको मिल रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स क्रेडिट वर्दीनेस, बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। यहाँ पे एक गलत प्रैक्टिस चालू हो गई। रेज योर हैंड, कौन सोच सकता है अभी। वेरी गुड, ईशान ने भी हाथ उठाया, बाकी वेरी गुड।
चलो अद्विका आप बताओ। उसके जरूरत नहीं है वो फिर भी ले रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। हाँ, तो इससे क्या गलत प्रैक्टिस चालू हुई? उसको लेना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो अपना फायदा देखेगा। चलो वेरी गुड, इतनी बात। अब इसी बात को, अद्विका की बात को आगे बढ़ाओ ईशान। ये जो इसे मिल रहा लो, हाँ जरूरत नहीं है, हाँ, तो वो इसे दे देगा। अरे वाह, दिल लूट लिया, बहुत सही यार, बहुत सही। हाँ जी, वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब जिसको जरूरत नहीं है, इन्होंने एक, भाई फिर वही वाली बात है कि गंदा है लेकिन चालू कर दिया। तुम्हें समझा क्या? तुम्हारे सबके माइंड में वही आ रहा है क्या? जो वेल टू डू थे, वेल टू डू कौन थे? अरे वही नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले। कौन थे? ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। इन्हीं की तो गुडविल बढ़िया थी। रिच लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स, इन्हीं के पास पैसा था, इन्हीं की गुडविल बढ़िया थी। बात समझ में आ रही ना आपको? अब हुआ यूं, यहाँ पे और भी गंदा गेम चालू हुआ। गंदा गेम क्या चालू हुआ कि इन्होंने, जो मनी लेंडर्स वगैरह थे, इन्होंने इस बार तो इनके लिए और भी आसान है, अपना पैसा लगाना ही नहीं है, क्योंकि गुडविल बढ़िया है। किससे पैसा उठाओ? महंगे में सस्ते में। और इन्हें तो और भी सस्ते में मिल जाता है। सारे बच्चों को पता है, जिसकी सिबिल बढ़िया होती है उसे तो और सस्ते में मिलता है। हाँ बोलो ना। तो इनकी सिबिल बढ़िया थी, इनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया था, तो इन्हें और सस्ते में क्या मिल गया? लोन मिल गया। और इन्होंने और भी ज्यादा महंगे में किसको दिया? जिनको जरूरत। अल्टीमेटली क्या हुआ? इनका तो और भी मजा आ गया। ये लूप होल निकाल लिया लोगों ने। क्या निकाल लिया? क्योंकि बैंक तो डायरेक्टली उसे दे नहीं रहा, पैसा तो उसी के पास जा रहा है जिसके पास जाना, लेकिन घूम घूम के जा रहा है। और फिर वही ज्यादा इंटरेस्ट रेट, और वही अत्याचार, वही मैनिपुलेशन, वही विंडो ड्रेसिंग, सारे कार्यक्रम। तो ये दिक्कत थी। बात समझ में आ रही है? और ये लूप होल्स का जो सिलसिला है, ये यहीं पे नहीं रुका। और भी आगे बढ़ करके लोगों ने, मतलब जो हो सकती थी ना, एक जो हद हो सकती थी, वो हद पार की है। देखो कैसे। तुम्हें तो कहीं नहीं जाना किसी बच्चे को। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। आपके फादर आएंगे ना, आप फोन करेंगे? कितने बजे का? 9:15 का। चलो ठीक है। हाँ जी, मैं थोड़ा 9:15 की भी एक्स्ट्रा कराऊंगा, तुम चले जाना है ना, बाद में मैं वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। ये टॉपिक पूरा कराऊंगा मैं। एक बार देख लो बच्चों, वो कह रहा है कि लेसर अटेंशन हैज बीन गिवन टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ नीडी फार्मर। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि वो 600 करोड़ में भी कम तवज्जो किसको दी गई? किसको? जिन्हें जरूरत थी। ऑन द अदर हैंड, वेल टू डू फार्मर, जो ऑलरेडी जो एक हायर स्टैंडर्ड क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आर गेटिंग मोर अटेंशन ड्यू टू बेटर क्रेडिट वर्दीनेस। उनको ज्यादा इज्जत फरमाई गई बिकॉज ऑफ उनकी क्रेडिट वर्दीनेस, उनकी गुडविल की वजह से। ठीक है ना? नेक्स्ट है, ध्यान से देखना बच्चों। हाँ ये आज भी है, हाँ ये लूप होल्स आज भी है। द अमाउंट ऑफ लोन्स सैंक्शन टू द फार्मर। सैंक्शन समझते हो आप? मतलब जो दिए गए, हाँ जो अप्रूव किए गए, ठीक है ना? द अमाउंट ऑफ लोन्स सैंक्शन टू द फार्मर इज ऑल्सो इनएडिक्वेट। एज अ रिजल्ट, फार्मर्स ऑफन डाइवर्ट सच लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस व्हिच डाइल्यूट द वेरी पर्पस ऑफ सच लोन। एक कहानी चल रही है बिल्कुल। वर्मा जी ये वाला पॉइंट समझा सकते हो आप? हाँ जी पढ़ लो, और फिर मुझे फर्क बताना कि दूसरे पॉइंट में और तीसरे पॉइंट में क्या फर्क है। और बच्चों मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा अपना पर्सनल मानना है, ये टॉपिक आना चाहिए यार, वो वाला पॉइंट भी। चलो इनफैक्ट मैं तीनों ही दिखा देता हूं, क्योंकि तीनों में ही कुछ ना कुछ फर्क है। देखने में लगेंगे तुम्हें सेम चल रहे पॉइंट, लेकिन तीनों पॉइंट क्या है? अलग अलग है। फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, और थर्ड अलग है। भैया जो फार्मर्स को लोन दिया जाता था, वो मतलब इनएडिक्वेट था, इनसफिशिएंट कह सकते हैं। वो तो पहले भी था, 1000 करोड़ की जरूरत थी, 600 करोड़ ही मिल रहा था, तो इनसफिशिएंट तो था। नहीं मतलब वो हो रहा था ना कि जो वेल टू डू फार्मर्स है उन्हें मिल पा रहा था। वेल टू डू फार्मर्स है उन्हें मिल गया। मान लिया वो 600 करोड़ थे जो अलॉट हुए थे, वो 600 करोड़ में लेट सपोज 400 करोड़ तो किसको मिल गए? वेल टू डू को मिल गए।
और बाकी 200 करोड़ किसको? हाँ, अब करो अपना पॉइंट एक्सप्लेन आप। तो उन 400 वालों को ही मिल पा रहा था, 200 वालों को नहीं मिल पा उन किसको मिल पा रहा था? जो 400 वाले हैं उनको मिल पा रहा। लेकिन किसी ना किसी को तो मिला ना, 200 करोड़ जो नीडी थे उन्हें भी तो मिला ना। तो फिर थर्ड पॉइंट की सेंस क्या हुई? तो जो उन 400 वालों को मिला ना, वो 400 भी वो उनको दे रहे थे। चलो मिल गया, हाँ, वो तो चलो घूम के आ गया। लेकिन ये पॉइंट की सेंस क्या हुई? मैं फिर वापस से वही बोल रहा हूँ, थर्ड वाले पॉइंट की सेंस क्या हुई? तो उन 400 वालों को तो जरूरत नहीं थी ना। वो तो बात ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट आप पढ़ो तो। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि वो सेकंड पॉइंट में आ गया, लेकिन थर्ड पॉइंट बताओ आप। एक सेकंड पहले सोच लो, सारे बच्चे पढ़ लो फिर हाथ उठाओ। वेरी गुड, 1 2 नहीं, कन्हैया बता रहे हो? जो लोन सैंक्शन हुए थे फार्मर्स को, हाँ मतलब वो इनएडिक्वेट वे में हुए, मतलब 400 करोड़ की जिन्हें जरूरत थी उन्हें हाँ, चलो बोलो। हाँ, उन्हें जरूरत थी नहीं, फिर भी चलो उन्होंने दे दिए। जो उनका पर्पस था लोन का, हाँ, वो गलत वे में यूज हुआ। कैसे, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब जो नीडी फार्मर्स, अब जैसे 200 करोड़ मिल गए नीडी को, 400 घूम के आ गए, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 400 की जो घूम के आए हैं, जो 200 करोड़ नीडी को मिले, तो उसमें बताओ। मतलब नीडी फार्मर्स को और ज्यादा रुपए चाहिए थे, और ज्यादा रुपए चाहिए थे, फिर भी लैंडलॉर्ड पीसेंट से पास करे। अच्छा, हाँ, हाँ, हाई रेट से ले लिया तो पर्पस तो पूरा हो गया, उनको जितना मिलना था तो पैसा मिल गया, वो बात अलग है, महंगे में मिला। से मिला ना इंटरेस्ट। लेकिन तुमने बोला ना, ये जो थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है वो बात नहीं निकल के आ रही ना अभी। वेरी गुड, चलो जैन साहब। ये जो पोल्ट्री फार्मर्स थे उन्हें पैसे तो ज्यादा चाहिए थे हाँ, प्रोडक्शन के लिए, हाँ, लेकिन उन्हें मिले कम थे, तो जो उनको प्रोडक्शन था वो कम होगा, हाँ, तो जो उनकी जो अमाउंट होगी वो पे करने में वो होंगे, अनेबल होंगे। कुछ बात तो सही बोली है, मतलब बहुत करीब तक पहुंच गए त्यागी जी। अब जैसे हमें 100 रुपए का लोन चाहिए, वेरी गुड, अब आई बात। उन्हें 50 का दे दिया, 80 का दे दिया, हाँ, फिर मेरा क्या करेंगे हमने खरीदना। हाँ सही है। ये था गेम, तो गेम ये था कि वो 200 करोड़ रुपए बढ़ गए, उन्हें 400 को छोड़ दो तुम। वो 400 की बात कहां पे की गई? दूसरे पॉइंट में की गई, जो मेरे एग्जांपल में चल रहा है। अब गेम ये है कि वो 200 करोड़ रुपए बटे, बात समझ में आ रही ना? अब वो जो 200 करोड़ रुपए है, एक्चुअल में नीड तो उतनी थी, नीड तो क्या थी? वो बात अलग है कि ये बाद में 400 उधर से ले आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हुआ यूं, जैसे मान लिया, अब जब बच्चों, मैं इसी को आपको ऐसे समझा सकता हूं कि जो बच्चे प्रो राटा अलॉटमेंट पढ़ते हैं, वो त्यागी जी आपने यही तो बोला ना, प्रो राटा। अब जैसे बच्चों, आज मैंने क्या किया था, मैंने कुछ लॉट अप्लाई करे थे, किसके? आईपीओ के। अभी एक आईपीओ आ रखा था, तो मैंने इसके कुछ लॉट अप्लाई किए थे, नोवा एग्रीटेक करके, ठीक है ना। तो अब मैंने इसके लॉट ज्यादा अप्लाई करे, तो मेरे को उतने लॉट तो मिलेंगे नहीं, कम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अब बस मेरे आईपीओ से कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ पे आ जाओ। वो तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बैक उसके एग्जांपल दिया कि ताकि मैं आपको अकाउंट से रिलेट कर सकूं, अपने से रिलेट कर सकूं, और फिर अपने सब्जेक्ट पे लेके आ सकूं। जिस बंदे को, जैसे त्यागी जी ने बोला, 100 रुपए की जरूरत थी, क्योंकि फंड्स आए ही कम है, आए ही कम है। मैं जो 1000 करोड़ फंड्स थे, वो रहे कितने गए? आते आते जमीनी स्तर पे आते आते वो रह गए 200 करोड़। और 200 करोड़ में इसका मतलब क्या हुआ? जिसको 100 रुपए की जरूरत थी उसे 40 रुपए दिए होंगे, जिसको 200 की जरूरत थी, जिसे 150 की जरूरत थी, किसी को 80 दिए होंगे, किसी को 60 दिए होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? जरूरत तो क्या थी? ज्यादा, दिए कम। ग्रंथ भाई, तेरे को 100 रुपए की जरूरत है, और बड़ी मिन्नतों से तेरे को कितने रुपए मिल गए? 40 मिल गए। क्या मिल गए भाई? काम तो कितने में होना था? काम तो होगा नहीं। अब मुझे वो फालतू दिख रहे पैसे, 40 रुपए, ठीक है ना। अब ये 40 को ठिकाने लगाया, तो जो वेरी ट्रू पर्पस था, जो वेरी ट्रू पर्पस था लोन लेने का, वो ही पूरा नहीं हुआ। लोन लिया था किस पर्पस से? अपने प्रोडक्शन के पर्पस से, फसल बोने के पर्पस से। लेकिन 40 रुपए में, इनके दिमाग में 40 रुपए में, इधर क्या है ना, उसकी घरवाली भी बोल रही है, इसके मोहल्ले पड़ोस वाले भी बोल रहे हैं, 40 रुपए में कौन से झंडे गाड़ेगा तू? जरूरत तो कितने की है? 100 की है। 100 तो मिल नहीं पाए, पूरे तो मिल नहीं पाए, जो कम मिले वो ज्यादा दिख रहे। नहीं समझे आप? पूरे तो पैसे मिल नहीं पाए, वो तो कम दिख रहे हैं, और जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। तो लगाओ, नहीं ठिकाने लगाओ,
है ना। चल भाई शाम को है, ठीक है ना, आज माहौल बनाते हैं, मौसम बनाते हैं। तो इधर कंजप्शन पर्पस में पैसा लगा दिया, किसमें लगा दिया, इस चीज को बोल करके भाई पूरा पैसा तो देखा नहीं, अब ये मिल गए तो इनका क्या करें, इसको कंजप्शन में लगा देते हैं, तो गलत बात हो गई। तो कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर, जो फार्मर को जो लोन सैंक्शन किए गए, जो दिए गए पैसे वो इनएडिक्वेट थे। क्या थे बेटा, इनएडिक्वेट तो पहले ही थे। अब स्पेसिफिक फार्मर पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, जैसे त्यागी जी ने बोला बहुत स्पेसिफिक करके कि एक को कितने की जरूरत थी, 100 की जरूरत थी। एज अ रिजल्ट फार्मर ऑफन डाइवर्ट सच लोन्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, उन्होंने उस पैसे को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, अनप्रोडक्टिव पर्पस में लगा दिया। ए चल क्या है, छोड़ना यार, तू भी कह रहा था ना, इतने दिन से कह रहा था, आज चल तेरा भाई तुझे दावत ही देगा तेरा भी यार उड़ाना तो उतर जाएगा, इतने दिन से तूने भी यार पीछे ही नहीं छोड़ा, ठीक है ना। आज ये 40 रुपए मुझे भारी दिख रहे हैं, आज नहीं ठिकाने लगाता हूँ, ठीक है। विच डाइल्यूट द वेरी पर्पस ऑफ सच लोन, तो जिनका जो ओरिजिनल पर्पस था वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट हैव बीन क्रॉनिकली हाई। अब ध्यान, ये अलग ही गेम चल रहा है। It is alleged that farmers deliberately refuse to pay back loans. क्यों बैंक से तो सस्ते में मिल रहे हैं। हाँ जी, ये समझा सकते हो आप मेरे को, हाँ चलो बताओ। हाँ वेरी गुड, मतलब जो ये रेट है हाँ कम ज्यादा हो जाते हैं, कम ज्यादा होते हैं। अगर बैंक से लेंगे तो बैंक वाले हाँ और बैंक वाले दे देते हैं, हाँ मतलब डेयरी फार्मर को तो कम मिल रहा था, बिल्कुल, जो उनके पास है वे उनसे लेंगे तो हाई रेट में देंगे, और जो ये हाई रेट में मिलेंगे तो डेयरी फार्मर तो वे रिड्यूस कर देने में हाँ। वो कह रहे हैं कि ये एलिगेशन लगाया गया कि कुछ फार्मर्स ने क्या किया, कुछ फार्मर्स ने खुद से ही क्या कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया, कह रहे जो होता वो कर लो। समझे नहीं आप गलत ले जा रहे हो। अभी तो बैंक की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, बैंक को देने से, बैंक का पैसा वापस करने से मना कर दिया, है ही नहीं जी पैसा, है ही नहीं जी पैसा, फार्मर्स ने, नीडी फार्मर ने। अब इसमें गंदा गेम क्या हुआ वो तो यहाँ पे लिखा नहीं है, वो तो मैं बताऊंगा अभी आपको। तुम हो नीडी फार्मर, तुमने पैसा लिया किससे, बैंक से, नमन भाई हमारे ऊपर मत लो, चलो कोई बात नहीं। कोई एक बंदा है और उसको जरूरत थी, उसने बैंक से क्या लिया, लोन लिया, ठीक है ना। अब बाद में उसने एनपीए कर दिया, क्या कर दिया, देता नहीं जी पैसे, जो होता वो कर लो, है ही नहीं। फसल बर्बाद, बहुत सारे रीजन थे, फसल बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई, बारिश आ गई तो ज्यादा आ गई, मॉनसून नहीं आया, फैसिलिटीज नहीं है, फसल नहीं बिकी, डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ी, बहुत तमाम प्रॉब्लम थी, तो पैसा नहीं दे रहे। क्या नहीं दे रहे, बात समझ में आ रही है। अब इसमें ये तो चलो बैंक को नुकसान हुआ, अच्छा यहाँ पे जो मजा लिया लैंडलॉर्ड वगैरह ने, इन्होंने मजा लिया, जो रिच लैंडलॉर्ड थे, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट थे। देखो अब अंदर खाने तो सबको पता है प्रैक्टिकली, तो कि बैंक ऑफिशियल को भी पता है कि लैंडलॉर्ड ने क्या लिया है, लोन लिया है, जरूरत तो से है नहीं, पता है कि इसको हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसकी गुडविल है, और हमें तो क्या करनी है, जो कागजी कार्रवाई है, जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है, सिबिल स्कोर देख करके, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके हमने तो लोन दे दिया, किसी के माथे पे कोई ना लिख रहा कि पैसा देने का नहीं। अल्टीमेटली वो जो 400 करोड़ रुपए थे वो आए तो कहीं थे, कहां पे आए थे, नीडी बोरोवर्स से, जो ठीक है ना, उन्होंने सेठ जी को भी देने से मना कर दिया, कहने लगे जी पैसे नहीं है, रिच लैंडलॉर्ड को, ट्रेडर और कमीशन एजेंट को पैसे नहीं है। क्या नहीं है जी, पैसे नहीं है, अब बताओ कहां से दे। अच्छा इन्होंने तो क्या करा रखी थी, जमीन गिरवी रखवा रखी थी, वो जमीन तो इन्होंने क्या कर ली, अपने नाम कर ली, बात समझ में आ रही। और बैंक को बोल दिया जी देखो तुम्हें पता, मुझे तो पैसों की जरूरत थी नहीं, मैंने भी किसको दे रखे थे, नीडी फार्मर को दे रखे थे। तुम सुनो ना, जो तुम्हारे से पैसे ले गया था डायरेक्टली, जो तुम्हारे से पैसे ले गया था डायरेक्टली, जिसे तुमने 1 लाख रुपए दिए थे, उसे ही 5 लाख रुपए मैंने भी दे रखे, तुम्हारे दे दिए 1 लाख रुपए। क्या कह रहा वो, मना कर रहा जी, पैसे तुम दे रहा हो, वो तो कह रहा कि पैसे है ही नहीं, फसल खराब होगी कहां से लाके दूं, मुझे भी यही कहा उसने, यूं बताओ मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए दूं कैसे, अब मैंने तो उसे दे रखे थे। हाँ वो जो ऑयल ड्रॉप किया,
ऑयल ड्रॉप किसके किया? बैंक वाले की, मतलब बैंक को ऑयल ड्रॉप किया, उसने भी मिल गए और इसने भी। कह रहे तो सारी बातें भाई ये अंदर की बातें है, ये यहाँ पे नहीं लिखी है, ये जो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ इनको लिख सकते हो तुम। इस तरह के एडजस्टमेंट, इस तरह के लूप होल्स थे। प्रैक्टिकली उसे पता है कि उसने पैसे नहीं दिया, जो नीडी फार्मर था डायरेक्टली बैंक का पैसा नहीं दिया, जब हमारा नहीं दिया तो इसका भी नहीं दिया, लेकिन इसको नुकसान नहीं हुआ रिच लैंडलॉर्ड को। इसने तो अपनी जो जमीन गिरवी रखवाई थी उसकी वो ले ली, अपने कस्टडी में ले ली, उसका कब्जा ले लिया, और बैंक का क्या कर दिया? एनपीए कर दिया। तो बताओ इसका तो कोई, इसको तो फायदा ही फायदा हुआ, जितना ब्याज उतारा गया उतना ब्याज उतारा, जमीन ले ली और अपना पैसा नहीं था। अपना पैसा किसका था? ऑयल ड्रॉप किसके हो गया? हाँ, बैंक ने तो बहुत सारे केस में करवा रखी थी कोलेटरल, बहुत सारे केस में नहीं करवा रखी थी कोलेटरल, क्योंकि गुडविल बढ़िया थी ना, गुडविल बढ़िया थी, वो तो बच ही रहा था इंटरेस्ट। वो तो अभी सुनो ना, सुनो, ये तो हुआ, ये तो गंदे गेम की बात हुई। अगर सब सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही होती, उसको तो तब भी फायदा था ना भाई। ले रहा है कितने में? 8% में, 10% में बैंक से दे रहा, 30% में, 20% का कमीशन तो बीच में ही मार रहा। अगर सारी चीजें सही चलती रही, यहाँ पे 20% का कमीशन तो हमारा ही हमारा, साथ में प्रॉपर्टी भी ले ली, क्या भी ले ली? प्रॉपर्टी भी ले ली, और पैसा कोई नया देना नहीं पड़ा। तो वही वाली बात है ना कि इस तरह की दिक्कतें आई कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, है ना, वो और ज्यादा क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, अमीर और भी अमीर हो गया और गरीब। खैर यहाँ पे ये वाले पॉइंट के बारे में बहुत कम लिखा है। वो कह रहा है कि एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट हैव बीन क्रोनिकली हाई। जो एग्रीकल्चरल लोन था उनका जो डिफॉल्ट रेट था, डिफॉल्ट रेट मतलब मैं नहीं दे रहा जी, है ही नहीं, जो होता वो कर लो, ठीक है ना, वो क्रोनिकली वो बहुत ज्यादा हाई था। आज भी तुम देखोगे कि बहुत सारे फार्मर्स नहीं दे पाते, है ना, लोन नहीं चुका पाते। तो अभी देखो, जैसे अभी सरकार, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो सरकार क्या कर देती है? कर्ज माफ कर देती है ना, बिजली, इनफैक्ट वो तो किए भी है। वो अभी एक बंदा, मतलब मेरा दोस्त है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ही है, तो वो बोल रहा था आई थिंक मार्च और अप्रैल 2023 तक का, उसमें ऐसा था कि कुछ कि जिसने जमा करा दिया सारा बिल पुराना, लोगों ने बहुत टाइम से रोक के रखा था। अलग बता रहा हूँ, ये इस बारे में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बता रहा हूँ। लोगों ने रोक के रखा 4-4, 5-5 साल का, जिनका लाखों लाख रुपए का बिल था। अब गवर्नमेंट ने स्कीम ये निकाल दी कि अगर तुम्हें उसके बाद अप्रैल से अगर तुम्हें फ्री में चलाना है, मतलब कोई बिल नहीं आएगा तुम्हारा, तो पहला जमा करवा दो बस, और ये फ्री में चलाते रहो। तो वो करने के लिए लोगों ने क्या कर दिया? पहला जो सब है सारे बकाया क्या कर दिए? क्लियर कर दिए, और अब क्या कर रहे? फ्री में चला रहे हैं। और जो नहीं है तो बाकी नहीं जमा करा रहे तो बिल आता रहेगा। फिर बाद में वो फिर क्या अल्टीमेटली होता क्या है? बाद में चल करके सरकार जब इलेक्शन आते हैं अपने पर्पस के लिए क्या कर देती है? माफ कर देती है, अरे जाओ मजे लो, है ना। पागल वो है ना, जो ड्यू डेट पे क्या कर रहा था? अपना बिल पे कर रहा था, ठीक है ना। उसने एक दिन लेट कर दिया, उसको तो ब्याज लगा के लगेगा, और जिसने 10 साल के बाद दिया उसको तो फ्री चल रही है, उसने तो उल्टा पैसा कमाया ना, ब्याज नहीं कमाया 10 साल तक उन पैसों का। तो वो चीज है, तो बहुत दिक्कत है बच्चों। तो कह रहे हैं कि क्रॉनिकली तरीके से, बहुत बुरी तरीके से डिफॉल्ट रेट यानी कि एनपीए का रेट जो है वो बढ़ा। इट इज एलिज दैट, और ये इल्जाम लगाया गया कि फार्मर ने क्या कर दिया? डेलिबरेटली, जानबूझ के, अपनी मर्जी से क्या कर दिया? पैसा था उसके पास फिर भी मना कर दिया, दे ही नहीं रहे पैसे, है ना। कुछ लोगों ने इस होप में मना कर दिया या नहीं दिया, या कुछ लोग इसलिए भी नहीं दे रहे थे, उन्हें आस थी कि बस अब सरकार क्या लाएगी? नोटिफिकेशन लाएगी और हमारा कर्ज क्या कर देगी? माफ कर देगी। तो कुछ लोग इस चक्कर में भी थे, तो इस तरह की दिक्कत हुई। अब कह रहे टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया या क्या जरूरत थी? बैंक नीड टू चेंज देयर अप्रोच, बैंक को क्या करना था? अपना अप्रोच चेंज करना था। फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स, ऐसा नहीं कि तुमने जस्ट पैसा दे दिया और बस अपने फिर बैठ गए उधर ऑफिस में बैठ गए। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? किसके साथ? फार्मर्स के साथ, है ना। पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, ताकि वो जो डिफॉल्ट रेट था, भाई देखो दुश्मनी को प्यार से तो जीता जा सकता है। हाँ बोलो ना भाई, तुम बहुत अक्खड़ टाइप के हो तो तुम्हारे को प्यार से तो जीता जा सकता है। तो बस वही अप्रोच अपनाने की बात की गई यहाँ पे। कह रहे कि वो अगर मना कर रहे हैं
तो ऐसा नहीं कि तुम जाके उनके धौंस पिलाओ, ये करो वो करो, या अपने ऑफिस में बैठे तुम और वहीं से कह रहे हो, फोन खड़का रहे, पैसे देने आ जा, तेरी डी हो गई, अमाउंट ये हो गई वो हो गई। उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, उसके सुख दुख में काम में आओ, उसके जाके पूछो तुम्हारी फसल सही चल रही है क्या नहीं चल रही है, ठीक है ना, कितना पैसा बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, उसको जाके पूछो, 4 बातें पूछो, तो रिलेशनशिप बिल्ड होगी, तो तुम्हारा पैसा नहीं मारेगा। बात समझ में आ रही है? तो वही बोला गया कि बैंक को अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत थी, फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर। उन्हें किस पे काम करना था? रिलेशनशिप बैंकिंग पे। किस पे? जहां पे उन्हें अपने बोरोवर्स के साथ क्या करने थे? अच्छे रिलेशन मेंटेन करने थे, ठीक है ना। आगे और क्या करना चाहिए था? एंड फार्मर शुड आल्सो बी एनकरेज, फार्मर को हमें एनकरेज करना चाहिए था टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग, ताकि वो क्या कर सके? एक सेविंग की हैबिट डेवलप कर सके, ठीक है ना। इनकलकेट मतलब डेवलप कर सके। एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और अपना पैसा इधर उधर ना उड़ाए। भाई देखो, अब वो कह रहा है कि जी बताओ, मुझे तो 40 रुपए दिए थे तुमने, मुझे तो 100 रुपए की जरूरत थी, मैंने तो 40 उड़ा दिए। असल में तो तुम्हें पता है कि 60 की रिक्वायरमेंट तो इसने भी पूरी कर ली थी, या इसे कह देते कि 60 की रिक्वायरमेंट ऐसे पूरी होगी, उस पे जाके ले, तो इसे समझाते तुम कि भाई तू 40 रुपए बर्बाद क्यों कर रहा है, थोड़े से हाई रेट में मिलेगी, 60 रुपए वहां से जाके ले ले, ठीक है ना, तेरा एवरेज आ जाएगा। यहाँ से सस्ता मिल गया, वहां से महंगा मिल गया, तो थोड़ा सा एवरेज आ जाएगा, तेरा काम भी हो जाएगा। ये समझाना चाहिए था। ऐसे नहीं तुम अपने ऑफिस में बैठे, जब तुम्हें इस तरह की बातें पता थी, भाई सबको पता होती है, तो तुम्हें समझाना। लेकिन वही वाली बात है ना, आदमी क्यों टेंशन ले जब उसे टाइम बाउंड क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, तो सोचे कि मैं क्यों हेडेक लूं। तो कह रहे कि इस चीज को एनकरेज करना चाहिए था, कि बोलना चाहिए था कि फार्मर्स को कि भाई बर्बाद मत कर, पैसा बर्बाद मत कर, इधर उधर मत उड़ा, थोड़ा सेव कर पैसा, और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या कर? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर। तो ये इंप्रूव करने के लिए होनी चाहिए। पहली प्रॉब्लम रूरल बैंकिंग में, पहली प्रॉब्लम क्या थी? एक तो पहले ही जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई, फिर उसमें भी अंदर घुस जाओ, उसमें भी चलो 600 करोड़ आए, वो 600 भी किसको मिले? 600 में ज्यादातर 400 उनको मिले जो वेल टू डू थे, जिनको जरूरत थी उनको, फिर जिनको जरूरत थी, जितनी जरूरत थी उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने वो से क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। अंत में क्या कर दिया जी? अब सुनो ना, इसका एक जो ये लिखा है ना, एक चीज और बताऊं बच्चों आपको, एक लॉजिक और दूं इसका। जो इन्होंने यहाँ पे मना करा था ना, ये मना कर, जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए कि हम पैसा नहीं दे रहे जी, जानबूझ के मना कर दे जी, है ही नहीं पैसा, कहां से दे, ठीक है ना, फसल बर्बाद हो गई ये वगैरह, वो तो बहाने, वो और भी चीज है, और भी चीज ये है जी। बताओ 100 रुपए की जरूरत थी, कितने की जरूरत थी? 100 रुपए की जरूरत थी, तुमने दिए कितने थे? काम तुम्हारा हुआ नहीं, अबे तो इधर उधर चल गया जी, पैसे चल गए, पैसे रुक रहे भाई, पैसे तुम्हारे पास है, पैसे रुक रहे क्या? वे तो चल गए। बात समझो। इसीलिए बच्चों, सेविंग खाते में अगर तुम यूपीआई चलाते हो तो सेविंग खाते में पैसा नहीं रखना चाहिए। ये मैं आपको मैसेज भी दे रहा हूं इस टॉपिक के माध्यम से। क्यों? एक तो वही रीजन कि सेविंग खाते पे अगर आप पैसा रखते हो तो नुकसान होता है। इन्फ्लेशन 8% आती है और तुम्हें ब्याज मिलता है 4%। 4% तो तुम्हारा वैसे नुकसान हो रहा है। दूसरा, यूपीआई अगर चला रहे हो और सेविंग खाते में पैसा डाला है तो खर्चा ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई है ना? जहां पे भी होगी फोन उठाओगे, ओ करिए, चलो स्कैन करिए, चल ये कर देते, ये कर, कुछ चीज समझ में आई, चल ये खरीद लेते हैं, तो पैसा ज्यादा खर्च ही होता है। तो दैट्स व्हाई सेविंग खाते को बिल्कुल मार्जिन पे रखा करो। मार्जिन इन द सेंस कि बस थोड़ा, जितना बहुत बहुत ज्यादा, बस मतलब देखने के बाद भी ऐसी फीलिंग आए इसमें कुछ नहीं होगा वैसा, ठीक है ना। चलो हाँ, तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पे फार्मर ने जो मना किया वो इसलिए मना कर दिया कि भैया पर्पस तो पूरा हुआ नहीं था, फसल तो हो नहीं पाई, पूरा पैसा मिला ही नहीं था। लेकिन अगर इसका तरीका था ना समझाने का, जो इन्होंने नीचे बताया, एक तो बैंक को अपना अप्रोच चेंज करना था, उन्हें रिलेशनशिप बैंकिंग को क्या करना था? बिल्ड करना था, और दूसरा उन्हें सेविंग की हैबिट इनकलकेट करानी थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने की उन्हें एडवाइस देनी थी, है ना। उसे जाके उस टाइम पे बोलते, देख 40 तो दे रहे तुझे, तू चीज 40 तो ले, 60 का बंदोबस्त तेरे को ऐसे नहीं होगा, ऐसे घूम के हो जाएगा, कर लेना, कहीं से हो जाएगा, तो कर लेना, ये 40 को बर्बाद मत करियो। जब इतनी बात तुमने बोली नहीं, उसे अकल थी नहीं, उसे समझ आया नहीं, नादान था, उसने खर्च कर दिया पैसा, बाद में मना कर दिया, नुकसान तो किसको हुआ अल्टीमेटली? अब लोग सरकार को गाली मारते हैं, सरकार ने तो अलॉट करे थे फंड्स, करप्शन ही इतना था
कि वो सब कुछ, वो सतह तक जाते जाते, जमीनी स्तर तक जाते जाते वो इतना सा रह गया, और इतना भी उन्होंने देना था मना कर दिया। मजा कौन लेगी? वही वेल टू डू, वो मजा लेगी। यही गेम चलता है, आज भी यही चलता है। सही है। अब बच्चों यहाँ पे एक फेज पूरा हो गया हमारा, जो बेसिक फेज था, ठीक है ना। और ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन इसमें बच्चों कल करेंगे हम, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। आप फीडबैक दो बच्चों, आज के टॉपिक इंटरेस्टिंग ठीक है नहीं? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है जी। 1 घंटे की क्लास नहीं होगी।